जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए सिलेक्टेड एमसीक्यू के सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट जीके जीएस को कवर करेंगे, साथ में ही हर एक वीडियो में करंट अफेयर्स को के साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स दोनों आप एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में फर्स्ट हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स भी देखेंगे। इस सीरीज का ये फोर्थ क्लास है। इस सीरीज का बेनिफिट आपको ये है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस के साथ ये जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपके बहुत सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इस चीज की गारंटी है यहाँ से। क्वेश्चन देखते हैं कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद है। आंसर इसका महाउपनिषद है। आंसर क्या है? महाउपनिषद है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है धरती या संसार ही परिवार। धरती या संसार ही परिवार है। इसके साथ ही इसके जो लिंक क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वसुदेव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया, उसी प्रकार आपसे ये पूछा जाएगा कि तमसो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ मृतगम्य, ये किस उपनिषद से लिया गया। तो यहाँ से आपके यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर यहाँ पर आपका बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे यदि पूछ लिया जाए कि तत्त्वम असि, तत्त्वम असि किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाचिकेता और जो मृत्यु के देवता हैं यमराज के बीच जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में इसका मेंशन किया हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर कठोपनिषद होगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में पूछा जाए कि किस उपनिषद में ओम अक्षर के महत्व और चेतना के चार अवस्थाओं पर केंद्रित किया गया है, तो ये आपके यहाँ पर आंसर मांडुक्य उपनिषद होगा। ये जो एक्सप्लेनेशन, एवरी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जाम में, और जहां से 100% गारंटी के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। बृहदारण्यक के बारे में और भी देखते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद से, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है। फिर इसका संबंध क्या है, तो यह शुक्ल यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में संवाद किसका है, तो इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच ब्रह्म ज्ञान पर महत्वपूर्ण संवाद किया गया है। साथ ही इसमें गार्गी और जनक जैसे अन्य पात्रों की भी चर्चाओं के बारे में बात किया गया। प्रसिद्ध मंत्र हमने देख लिया कि तमसो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसी उपनिषद से लिया गया है, ठीक। छांदोग्य उपनिषद ये क्या है? प्राचीन गद्य सबसे पुराना उपनिषद है। इसमें इसका जो संबंध है ये सामवेद के तांडव ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तांडव ब्राह्मण है किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, तो आंसर आपका यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। प्रमुख संवाद इसमें क्या है कि इसमें जो पिता है उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच प्रसिद्ध संवाद है। इसमें जो तत्त्वमि असि तुम ही हो का महाकाव्य आता है, जो अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र है। कठोपनिषद के बारे में देखें तो कठोपनिषद एक पद्य उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप पूछा जा सकता है कि कठ शाखा से संबंधित कौन सा उपनिषद है, तो आंसर यहाँ पे कठोपनिषद हो जाएगा। इसकी विषय वस्तु है कि आत्मा की अमरता और मृत्यु के रहस्य के बारे में बात करता है। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है एग्जाम में पूछा जाता है उसमें कि नाचिकेता और यमराज के बीच में जो संवाद हुआ था किस उपनिषद से लिया गया, तो एक कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है।
मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा इसमें उपनिषद है जिसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं और ये अथर्ववेद से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि जो मांडुक्य उपनिषद है किस वेद से संबंधित है, यहाँ पे वेद पूछा जाता है, तो वेद आपसे पूछा जाए तो अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें ओम अक्षर के महत्व और चेतना की 4 अवस्थाओं पर ये केंद्रित है। तो ये जो आपके 5 उपनिषद आप देख रहे हो, महाउपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य और कठोपनिषद और मांडुक्य, ये उपनिषद यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते ही हैं, गारंटीड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक, पिटक और उपनिषद। आंसर बताइए। आंसर है यहाँ पर आपका होता है पिटक। आंसर है यहाँ पर पिटक। वैदिक साहित्य के भाग देखें तो कौन कौन सा वैदिक साहित्य का भाग है, तो इसमें वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, श्रेणियों में बांटा गया। फर्स्ट होता है वेद। वेद में कौन कौन से होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। फिर है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है कि गद्य ग्रंथ है जो वेदों के मंत्रों की व्याख्या और अनुष्ठानों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ। थर्ड है आरण्यक। यह वन पुस्तकों के रूप में जाना जाता है जो कर्म कांड और दर्शन के बीच से एक सेतु का कार्य करता है। फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषद को क्या वेदांत भी कहा जाता है, इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों की व्याख्या की गई। ठीक है, तो ये 4 आपके वैदिक साहित्य के भाग हुए, लेकिन जो पिटक है आपका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। पिटक जो है बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है, जिसे त्रिपिटक, ठीक है, कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 3 टोकरियां। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक हो गए। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 3 पिटक है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो आप, तीनों पिटक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विनय पिटक क्या होता है बेसिकली, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो संघ के नियम और अनुशासन का संकलन है। तो जो विनय पिटक है, इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं उनके लिए जो संघ के जो नियम और अनुशासन के बारे में बताया गया है, संकलन किया गया। सुत्त पिटक क्या है, इसमें जो गौतम बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का यह संग्रह है। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का यह संग्रह है। अभिधम पिटक बेसिकली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये तीनों पिटक काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है। यह भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवत गीता और मत्स्य पुराण। आंसर बताइए। आंसर है आपका मुंडक उपनिषद। आंसर है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद जो है यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो एक आपका 4 सिंह स्तंभ जो है सारनाथ में, वहां पे इसको इससे लिया गया है। मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। तो ये भी पूछा जा सकता है तो जो मुंडक उपनिषद है किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यदि और क्वेश्चन को और टफ करने के लिए पूछ लिया जाए कि अथर्ववेद की कौन सी शाखा से संबंधित है, शौनकीय शाखा से संबंधित या शौनकीय शाखा का ये उपनिषद है। क्लियर। फिर देखते हैं कि जो सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ बना गया था वो एकाश स्तंभ, ठीक है, मोनोलिथिक कॉलम वाले बलुआ पत्थर से बने हैं और इनके चिकनी पॉलिश की जा रही है। विशेषताएं देखें तो अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे इनका निर्माण कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने, और
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर ही आधारित है, जिसमें शांति और नैतिक आचरण का प्रचार किया गया है। ठीक है। सारनाथ के बारे में बात करें तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद जो स्तंभ बनवाए थे सारनाथ में बना था। इसके अलावा जो स्तंभ बना है सांची, वैशाली, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, टोपरा और मेरठ में एक बनवाया गया था। बाद में मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली लाया गया। जो आपका सारनाथ जो स्तंभ है, यहाँ पर जो बेसिकली स्तंभ से वहां पे जो पशु की आकृति होती थी, जैसे में सारनाथ और रामपुरवा का जो स्तंभ है वहां पे शेर दिखाया गया है। रामपुरवा में एक बैल दिखाया गया है और हाथी का काफी मतलब उत्कीर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है। सो ये आपके एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्त। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर निरुक्त। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है और वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ठीक है। तो ये आपके 6 वेदांग हैं। फिर देखते हैं कि इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल जो है, वेदों का अंग जो है निरुक्त, ये जटिल भाषा जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रयुक्त है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर होते हैं उनके जानने के लिए निरुक्त की रचना की गई है और इसके रचयिता है यास्क। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तो ये भी पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि निरुक्त की रचना किसके द्वारा की गई? तो यास्क के द्वारा की गई, यास्क मुनि के द्वारा की। नेक्स्ट, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, यहाँ पे पूछा गया कि कितने महाजनपद थे। जनपद जो थे महाजनपद बन गए वो कितने थे? 16, 14, 15 और 18। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे 16 महाजनपद। ये जनपद महाजनपद कब हुए थे? तो इनकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा गया है। ठीक है। और इनका जो उल्लेख मिलता है, पूछा जाता है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? यदि बौद्ध बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ पूछा जाए तो आपको भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। फिर 16 महाजनपद हैं कौन कौन से? तो फर्स्ट देखते हैं मगध। मगध कहाँ पे? राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी और ये पटना गया के जो क्षेत्र है वहां पे बिहार में। अंग, अंग की राजधानी चंपा थी और ये बिहार के मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में थे। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी जो अभी के बनारस उत्तर प्रदेश में है। कौशल, इसके श्रावस्ती और अयोध्या थी जो अवध क्षेत्र यूपी, पूर्वी यूपी का जो अवध क्षेत्र है वहां पे था। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज क्षेत्र में था। अवंती, इसकी उज्जैनी और महेशमती था और ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र में था। मल्ल, ये कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी थी और उत्तर प्रदेश के देवरिया जो क्षेत्र है उसमें था। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और उत्तर बिहार में स्थित था। चेदी, चेदी की जो राजधानी थी शक्तिमती थी और ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो यूपी में है वहां पे स्थित था। इसके अलावा जो और महाजनपद थे जैसे कि कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो पहले था। पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। इसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी काम्पिल्य और इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य का ये क्या था? विराटनगर राजधानी था और ये राजस्थान के जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वहां पे था। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित था। अस्मक, ये कोटली या पोदन इसके दक्षिण भारत का एकमात्र वो अपना महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। गांधार, तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र था और कंबोज जो आपके राजपुर फाटक इसकी राजधानी थी।
एक दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और पाकिस्तान के जो क्षेत्र है वहां पे स्थित था। तो ये 16 महाजनपद हैं। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस महाजनपद की कहाँ पे राजधानी थी, या फिर क्वेश्चन को टफ करने के लिए पूछ दिया जाता है कि उसका क्षेत्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। बताइए आंसर क्या होगा? सो आंसर है यहाँ पर सी, बलिदान होता है। यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक वेरी महत्वपूर्ण आपका धर्म ग्रंथ है, जिसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यह हिंदू धर्म के 4 जो ग्रंथ हैं उनमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। यजुर्वेद की संस्कृति जड़ यजुर का, जिसका मतलब पूजा और बलिदान होता है। ठीक है, और वेद ज्ञान से लिया गया है। ठीक है, फिर आप इस ग्रंथ में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और पवित्र समारोहों को सही तरीके से करने का नियम बताया गया है। इस कारण से बलिदान का ज्ञान या अनुष्ठानों की पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी यजुर्वेद की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिनको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद जिसे सफेद या शुद्ध यजुर्वेद भी कहते हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसे काला और गहरा यजुर्वेद भी कहा जाता है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि कौन सा राज्य मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंसर है आपका ए, बिहार। तो मुंगेर में अंतिम सशस्त्र जो माओवादी थे सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, और यहाँ पे नक्सल 1970 के दशक से ही फैला हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 16वें संस्करण का भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास होता है, जिसको नाम से जो जाना जाता है वज्र प्रहार, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और राजस्थान। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। फिर एक और भी पूछ लिया जाता है कि वो जो वज्र प्रहार है का हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे होगा? तो बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जाएगा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग, पारस्परिक संचालन क्षमता, इंटरऑपरेबिलिटी और आतंकरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। यहाँ से तो फर्स्ट पूछा गया कि भारत अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार है कहाँ पे किया जाएगा, स्थल पूछ लिया गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो वज्र प्रहार है किन किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पे देशों का नाम पूछा जाता है। यदि देशों का नाम पूछा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच। सही है, चलिए नेक्स्ट। किस राज्य ने राज्य में जन्मे व्यक्तियों और उनके पूर्वज राज्य से संबंधित हैं उसके लिए अस्थायी फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु नेटिविटी कार्ड विधेयक प्रस्तावित किया है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सी, केरल। केरल ने नेटिविटी कार्ड विधेयक प्रस्तावित किया, जिसके तहत राज्य में जन्मे जो व्यक्ति और केरल मूल के लोगों को अस्थायी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। प्रस्तावित कार्ड का उद्देश्य है कि विभिन्न राज्य सेवाओं तक पहुंच के लिए प्रमाणिक पहचान पत्र प्रदान करना, और विशेषकर नागरिकता और दस्तावेज से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में। यदि विधेयक में कोई गलत जानकारी देने पर कड़ा सजा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ कारावास, 5,000 का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के उपचार के लिए ऐतिहासिक बाल जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है? ठीक है, किस देश ने ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के उपचार के लिए ऐतिहासिक बाल जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान।
आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर बी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकारों के मूल कारणों के उपचार हेतु बाल जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है। ठीक है। इस परियोजना का बेसिक उद्देश्य है कि विपिन और मिर्गी जैसी स्थितियों के लिए सटीक जीन डिलीवरी तकनीक का उपयोग किया जा सके, और इसके लिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी यूज किया जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी जो बेस्ट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।